वेलकम टू स्टडी जीके टू सक्सेस। अगर आप यूपीएससी या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटा दबा दीजिएगा कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि मैं इस चैनल पर शुरू कर चुका हूं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सीरीज़ जो कि यूपीएससी और किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही स्पेशल होती है। जैसे कि जो हम लोग का सीरीज़ है वो है इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। इसका पार्ट 3 वीडियो है ये। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 चैनल पर है, आप जाकर के देख सकते हैं। हिंदी में मैं बोल दूँ तो भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान सीरीज़ पार्ट 3। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। जो पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि लोकसभा की सर्वाधिक सीटें अनुसूचित जनजाति को किस प्रदेश में आरक्षित हैं। किस प्रदेश में लोकसभा की जो अनुसूचित जनजाति की जो सीटें हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, सबसे ज़्यादा आरक्षित सीटें हैं। ठीक, पहला ऑप्शन है आपका मध्य प्रदेश, दूसरा राजस्थान, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा गुजरात। तो इसका जो आंसर है उसका आंसर देख लेते हैं। आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कुल 29 लोकसभा सीट है और जिसमें से जो 6 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। समझ में आया? ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा लंबा है लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए, अंडमान और निकोबार आदिवासी जनजाति का संरक्षण संशोधन विनियमन 2012 संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत जारी किया गया है, जो राष्ट्रपति को केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में आदिवासी जनजातियों की सुरक्षा के लिए ऐसे उपाय करने की शक्ति प्रदान करता है। अब ये आपको स्टेटमेंट बताया जा रहा था, अब क्वेश्चन क्या है वो देखिए। यह विनियमन निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी रक्षा करेगा। ठीक, तो पहले आपको एक स्टेटमेंट बता दिया गया कि हाँ 2012 में जो ये विनियमन आया था। ठीक, विनियमन मतलब होता है रेगुलेशन। इसका जो मतलब होता है रेगुलेशन कि एक अपनी सरकार के द्वारा एक रेगुलेशन लाया गया कि आदिवासियों की मतलब सुरक्षा कैसे की जाए। ओके, उसके लिए राष्ट्रपति को स्पेशल पावर दिया गया इस विनियमन के सहायता से। तो क्वेश्चन है कि कौन सी जनजाति के लिए ये स्पेशल है। स्पेशल क्या, कौन सी जनजाति की ये रक्षा करेगा। ओके, रक्षा किसकी करेगा। तो इसका ऑप्शन देखिए, ओंगेस, शोम्पेस, सेंटिल्स और जरवास। इसका आंसर है जरवास। आंसर इसका जरवास है। अब इसके पीछे की थोड़ी सी आपको कहानी बता देता हूँ कि सन 2012 में जब ये विनियमन आया था तो उस समय एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी कि जो टूरिस्ट थे वो यहाँ पर आ कर के जो जरवास की जो महिलाएं थीं, जो ट्राइबल एरियाज़ की जो महिलाएं थीं, उनको खाना और पैसे का लालच दिखा करके मतलब नाच करवाती थी, डांस करवाते थे उनसे। और ये वीडियो बना करके वो वायरल हुआ था। वीडियो बस एक ही वीडियो नहीं, कई वीडियो वायरल हुआ था। तो इसी को देखते हुए ये विनियमन लाया गया कि जरवास की जनजाति की जो वो सुरक्षा के लिए स्पेशल पावर दिया गया राष्ट्रपति को। अब इसमें उन्होंने क्या क्या रूल बनाए थे, लगभग कुछ ऐसे रूल्स मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि वहाँ पर शराब का ले जाना मना किया गया और वहाँ पे मतलब वहाँ पे एक ऐसा एरिया बनाया गया जहाँ पे प्रोहिबिशन था एडवर्टाइजमेंट का, कि जहाँ पे प्रचार वचार ज़्यादा ना किया जाए। तो यही था कहानी इसके पीछे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो है तीसरा। राष्ट्रपति पूरे देश में या किसी भी देश के हिस्से में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल किस स्थिति में घोषित कर सकता है। ठीक, अनुच्छेद 352 के तहत किस हिस्से में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है। पहला, बाह्य आक्रमण, दूसरा ऑप्शन सशस्त्र विद्रोह, तीसरा आंतरिक अशांति, जो डी है पहला और दूसरा दोनों। इसका देख लेते हैं आंसर, थोड़ा डिटेल में देखेंगे इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है डी, पहला और दूसरा दोनों। ऐसा क्यों? क्योंकि जो पहला है वो है बाह्य आक्रमण। अगर बाहर से आक्रमण होता है तो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हो सकता है। और जो दूसरा है, बोला गया है कि पहला और दूसरा दोनों, यानी कि ऑप्शन डी सही है, पहला और दूसरा दोनों। अगर बाह्य आक्रमण हो तब भी आपातकाल घोषित किया जा सकता है और साथ ही साथ सशस्त्र विद्रोह हो तब भी किया जा सकता है। अब इसमें कुछ बदलाव लाए गए थे, इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी वैसे बता दूं कि ये सही है क्योंकि ये 1 और 2 दोनों की बात कर रहा है। ओके, अब जो सशस्त्र विद्रोह है उसके ऊपर एक इम्पॉर्टेंट नोट है, ध्यान से सुनिए। 44वें संविधान संशोधन में 1978 के तहत आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया।
मतलब कि आप देख सकते हैं कि जो ऑप्शन है उसमें एक आंतरिक अशांति भी है। अब कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे जो लोग अपडेट नहीं हुए रहेंगे इस नॉलेज से कि हाँ इसमें कुछ बदलाव लाया गया था। पहले आंतरिक अशांति शब्द का इस्तेमाल किया जाता था ये आपातकाल के लिए, लेकिन जब संशोधन हुआ तो उसमें संशोधन में ये बोला गया कि आंतरिक अशांति नहीं, सशस्त्र विद्रोह होगा तभी जाकर के राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं राष्ट्रपति। सशस्त्र विद्रोह, ध्यान दीजिएगा, आंतरिक अशांति तो सशस्त्र विद्रोह के साथ होती ही है, लेकिन जो आंतरिक अशांति मतलब ये अगर बिना शस्त्र का जो विद्रोह है, अगर उस तरीके का विद्रोह होता है, अशांति फैलती है, तब राष्ट्रपति आपातकाल नहीं घोषित कर सकता है। जो आपातकाल जो है वो सशस्त्र विद्रोह के समय ही आपातकाल घोषित किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट बात थी ये, भूलिएगा नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 4। भारत के निर्वाचन आयोग के चुनाव से कौन सा चुनाव संबंधित नहीं है? कौन सा चुनाव संबंधित नहीं है ओके निर्वाचन आयोग से? पहला राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन राज्यों की पंचायतें और नगर पालिकाएँ, और डी उपरोक्त सभी। इसका आंसर है, देखिए ये थोड़ा ऑप्शन मैंने रिपीट कर दिया है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अब देखते हैं आंसर जो है वो है सी, राज्यों की पंचायतें और नगर पालिका। नगर पालिका जो है वो चुनाव आयोग से संबंधित नहीं है। चुनाव आयोग जो है वो संसद, राज्य विधायकों और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव का अधीक्षण, दिशा और नियंत्रण की शक्ति रखता है, लेकिन वो राज्यों की पंचायतें और नगर पालिका से कोई संबंध नहीं रखता है। ओके, उसमें उसका कोई रूल नहीं होता है। समझ में आया आपको? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति के अध्यादेश, बी सुप्रीम कोर्ट का सलाहकार क्षेत्राधिकार, सी जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति, डी चुनाव आयोग। तो इसका आंसर है राष्ट्रपति के अध्यादेश। ठीक, 123 जो है अनुच्छेद 123 वो राष्ट्रपति के अध्यादेश से डील करता है, उसमें उसका रिलेशन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किन बिलों के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक करके गतिरोध को हल करने के लिए कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं है। कौन सा ऐसा जो बिल है वो इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है? ऑप्शन देखते हैं, साधारण विधेयक, धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, और डी जो ऑप्शन है दूसरा तीसरा दोनों, यानी कि धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। इसका आंसर देख लेते हैं, आंसर है दूसरा तीसरा दोनों। दूसरा तीसरा दोनों, संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयकों के लिए संयुक्त सदन का प्रावधान नहीं है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ओके, समझ में आया? अब अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, हम उसको सॉल्व करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7th क्वेश्चन। सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय का है? ठीक, ऑप्शन आपका देख लीजिए। ऑप्शन आपका बॉम्बे हाई कोर्ट, गुवाहाटी उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, कलकत्ता हाई कोर्ट। आंसर है इसका गुवाहाटी उच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर बी गुवाहाटी उच्च न्यायालय, क्योंकि जो गुवाहाटी का जो उच्च न्यायालय है उसका न्यायिक क्षेत्र जो है वो 7 राज्यों में है। ठीक, तो ये सबसे बड़ा इसका न्यायिक क्षेत्र है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के बारे में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए देखिए, यह संवैधानिक संस्था है। तो बता दूं, आंसर आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये संवैधानिक संस्था नहीं है, ये इसका संविधान से कोई रिलेशन नहीं है। ये जो पीएमओ है वो संवैधानिक नहीं है। तो सीधे सीधे पता चल जाता है कि ये पहला वाला आंसर ही सही है, लेकिन हम लोग दूसरे ऑप्शंस को भी देखेंगे। ऑप्शन नंबर बी, यह प्रधानमंत्री के लिए एक कर्मचारी एजेंसी है। सही है ये। अब इससे एक विभाग की स्थिति दी जाती है। ओके, सही है ये। जो डी है, इसके अंतर्गत कोई संलग्न और अधीनस्थ कार्यालय नहीं है। ये भी सही है। ठीक, अब मैंने ये क्यों बोला कि आपको ये डिस्कस कर लेना चाहिए, आपको आंसर मिल जाए सिर्फ वही काफ़ी नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कई बार, क्योंकि इससे आपको क्या हो रहा है, आपको ज्ञान ही नहीं मिल रहा। आखिर पीएमओ की जो खासियतें हैं इन 3 पॉइंट्स में मिल जा रही कि नहीं मिल जा रही है, कि ये प्रधानमंत्री के लिए कर्मचारी एजेंसी है। अब इसको एक विभाग की स्थिति दी गई है, इसके अंतर्गत कोई भी संलग्न या अधीनस्थ कार्यालय नहीं है। ओके, आंसर आपको मैंने बता दिया है कि ये संवैधानिक संस्था नहीं है। ठीक,
अब देखिए, आप कह रहे होंगे कि ये संवैधानिक संस्था है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये ऑप्शन में था कौन सा गलत है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक, जो ऑप्शन नंबर ए था वो लिखा था एक संवैधानिक संस्था है, लेकिन ये संवैधानिक संस्था नहीं है, गैर संवैधानिक संस्था है, इसीलिए ऑल ऑप्शन सही था हम लोग के लिए, और ये स्टेटमेंट गलत था, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की कई प्रमुख विशेषताएं जैसे कि संघीय संरचना, प्रांतीय स्वायत्तता, एक द्विवार्षिक केंद्रीय विधायिका और शक्तियों को अलग करने का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? जो ये सिद्धांत है वो कहाँ से लिया गया है? ओके, जब पहला ऑप्शन देख लेते हैं, 1928 की नेहरू रिपोर्ट, दूसरा भारत सरकार अधिनियम 1919, तीसरा जो है सी, भारत सरकार अधिनियम 1935, डी भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसका जो आंसर है, करेक्ट आंसर है वो सी, भारत सरकार, हाँ, भारत सरकार अधिनियम 1935 से ये सिद्धांत लिया गया है। ओके, ये सिद्धांत वहीं से लिया गया है। ओके, और क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अब देखते हैं, पहला जो है फ़ारसी, दूसरा संस्कृत, अब जो तीसरा है वो कश्मीरी, और जो चौथा है डी ऑप्शन वो है नेपाली। आंसर है फ़ारसी। जो फ़ारसी भाषा है वो संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। ओके, वीडियो में अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस सीरीज़ की अगली वीडियो जल्दी आएगी, तो आपको नोटिफिकेशन चाहिए होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको वीडियो, और आपका अगर कोई भी सुझाव हो, कोई भी ऐसा टॉपिक हो जिसके ऊपर आप ये वीडियो चाहते हो, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए स्टडी टू सक्सेस। बाय बाय।